ज़रका साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ा बलूचिस्तान में? एक ही पार्टी के एक साहब गए तो दूसरे आ गए और उन्होंने वज़ीर आला का ओहदा संभाल लिया, कुर्सी संभाल ली, इख्तियार संभाल लिया, और पॉलिसीज़ वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो तरक्याती मंसूबे थे वो एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। क्या कुछ तब्दील हुआ है बलूचिस्तान में या कुछ तब्दील नहीं हुआ? देखिए, बलूचिस्तान की सियासत जो है ना, पाकिस्तान में सबसे उलझी हुई सियासत है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान जो है ये 71 के बाद जब सूबा बना है तो उस वक्त इसको दो हिस्से थे जो कि बाद में इकट्ठे किए गए। एक ब्रिटिश बलूचिस्तान का हिस्सा था और एक बलूचिस्तान का हिस्सा। इसलिए इसकी वाज़ेह मुख्तलिफ किस्म की जो है एथनिक किस्म की डिवीजन्स मौजूद हैं। ऊपर का हिस्सा जिसमें योब है, लोरलाई है, चमन है, पशीन है, इवन कोयटे का काफ़ी हिस्सा जो है वो पश्तून इलाका है। इसी तरह आप मस्तूंग से शुरू हो जाएं, मस्तूंग है, नोशकी है, कल्लात है, इस तरह इलाका जो है ये बुरोई इलाका है। साथ इस तरफ किसी हद तक वो इलाका जो आ जाता है डाडर का इलाका। बाकी बलोच इलाका है, डेरा बुगटी सिंधी वगैरह। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे इससे ना एथनिक सूरत हाल ऐसी है। वैसे फॉर एग्जाम्पल आप यार मोहम्मद रिंद साहब को और असलम रिसानी साहब को एक पार्टी में नहीं देख सकेंगे कभी भी। इसी तरह आप जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा को इकट्ठे एक जगह नहीं देख सकेंगे, उनका मुकाबला वहां पर है। तो 40-45 का एक जमाने में हाउस होता था, 40 का हाउस होता था। आपको अंदाजा नहीं कि 39 लोग जो थे वो वजीर थे, एक सिर्फ यार मोहम्मद रिंद जो थे उनको वजीर नहीं बनाया गया था। तो हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं तरफ से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस चाहता है, इसलिए वहां पर पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी गंभीर है। और उस गंभीर पॉलिटिक्स में आप अंदाजा करें कि जिससे कोलिजन गवर्नमेंट बन रही होती थी तो मुझे याद है कि 3 बुनियादी जो है मिनिस्ट्रियों पर लड़ाई होती थी। एक होती थी CNW के ऊपर जिसको डामर की मिनिस्ट्री कहा करते थे, दूसरी होती थी फूड की मिनिस्ट्री के ऊपर तो गनम की मिनिस्ट्री कहा करते थे, तीसरी होती थी उसके बाद इरिगेशन की मिनिस्ट्री जो कि डिले एक्शन डैम और इसी के ऊपर बड़े मसाइल बना करते थे। जाम साहब बुनियाद, मैंने जाम साहब के वालिद के साथ भी काम किया है और खदूस मसंजो के वालिद जो है अब्दुल मजीद जो उनके साथ भी काम किया। इंतहाई दोनों के वालिद इंतहाई शुरफा में से थे। खुद खदूस मसंजो और जाम साहब दोनों इंतहाई शरीफ लोगों में से। जाम साहब जरा सा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के आदमी, सूजन जाम कमाल जो है जी, हालांकि जाम यूसुफ जो थे वो बड़े मिला जुला के रखने वाले इन लोगों में से थे। असल मसला यह है कि इस सारे के अंदर बलूचिस्तान में नजरियाती सियासत नहीं पनप सकी। ट्राइबल और इलाकाई और ये सारा कुछ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स बहुत हावी हो चुकी हुई है और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की वजह से बलूचिस्तान में तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा और यही सारी सूरत हाल है। अब इसको कैसे उससे अब उस पर सोचा जाएगा, ये बड़ा मसला है। हमने बहुत बलूचिस्तान ने बहुत तकलीफ देखी। आप खुद देखें, कोयटा में महीने का कर्फ्यू लगा करता था। फिर उसके बाद उससे पहले जो 73 की सूरत हाल थी, इंसर्जेंसी बहुत है। बलूचिस्तान की तरक्की जो है में इसका राज पिन्हा है उसकी ये अब जिसे कहते हैं नजरियाती सियासत का। और लेकिन नजरियाती सियासत पूरे पाकिस्तान में नहीं होती। हम क्या किसको गिला करें? पंजाब में भी सही है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नजरियाती सियासत पनप नहीं सकी। जी सही है। तो देखें, अगर तो इस तरह के ट्रैक चलना होता तो बहुत पहले चल सकता। अपोजिशन में इस तरह की जान नहीं है किसी तौर पर भी। आप समझें कि बिल्कुल, वरना पंजाब को हुकूमत को खत्म करना कोई मुश्किल काम है इस वक्त। खुद इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो सिर्फ 2 बैसाखियों पे खड़ी है, एक MQM की बैसाखी और एक BNP उनकी बैसाखी पे। और उस बैसाखी को खींचना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन मसला जरा यह है कि कोई करना नहीं चाहता, शायद ये है। और उसकी 2-3 बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। उसकी 2-3 वाज़ेह वजूहात में एक ये भी है कि वो एक तो यह है कि वो अपनी मामलात उनके अपोजिशन के इस तरह के हैं, कोई एक जगह यूनाइट नहीं हो पाते। पीपल पर हर एक कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अपोजिशन जो है इत्तेहाद बनाती है। पूरी दुनिया में हुकूमतों में इत्तेहाद होता है, अपोजिशन में हर जमात अपनी अलग-अलग कहती है। आपको कहते हैं ठीक है, कोलिजन हमेशा गवर्नमेंट में होती है, अपोजिशन में होती। अपोजिशन में कोलिजन बढ़ती है किसी डिक्टेटर के खिलाफ, जब पाकिस्तान में बनती थी। अब पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जहां अपोजिशन में कोलिजन। अब वो पीपल पार्टी का नजरिया ही और है, उसका नजरिया और नून लीग का अपना और है, मौलाना फजल रहमान का अपना और है। मजीद कितना इम्पैक्ट आ सकता है और फिर IMF की डील के साथ इसका क्या कुछ ताल्लुक बनता है या उस पर कुछ असर पड़ेगा? अगरचे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या हमें IMF के साथ डील करने में आसानी हो जाएगी? इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशआत हमारे साथ मौजूद हैं और औरिया मकबूल जान साहब और डॉक्टर ज़रका भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए
बताइए कि जो हम रुपए की कदर में कुछ बेहतरी देख रहे हैं, अगरचे वो मामूली है लेकिन मुसलसल हो रही है, कुछ पैसे की रोज़ाना बेहतरी आ रही है, तो इसकी वजह आप यही देखते हैं कि सऊदी अरब ने जो ऐलानात किए या मदद की? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो रुपया नीचे जा रहा था रोज़ बरोज़ वो रुक गया और फिर बेहतरी आनी शुरू हो गई। ये बहुत अहम हमारे लिए ज़रूरी था। अब हम ये देखेंगे कि इसके साथ ही एक आध दिन के अंदर IMF के साथ हमारे मामला तय हो जाएंगे, हमारा प्रोग्राम बहाल हो जाएगा और वो हमें कर्जे की किस्त अदा कर देंगे। इसके फ़ौरन बाद हम ये देखेंगे कि हमारी हुकूमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी और वहाँ से जो है ना कुछ कर्जे हासिल करेगी बॉन्ड्स वगैरह के जरिए। इसका मतलब ये है कि अब हम बुरानी कैफियत से निकल आए हैं। जो हमारे ऊपर दबाव था कि रुपया गिर रहा है, बुरानी कैफियत है, बेयकीनी है, वो अब ख़त्म हो गई है। अब ये एक मोहलत मिली है हुकूमत को एक मरतबा फिर। ये मैं मोहलत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि 3 साल जो हमारे गुजरे हैं इसमें $27 बिलियन 27 अरब डॉलर के हमारे बैरूनी कर्जे बढ़े हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी है। दूसरी बात ये थी कि 82 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं, जो पिछले साल पहले 3 साल जो थे उसके मुकाबले में 16 अरब डॉलर ये इजाफी मिले हमें। उसके अलावा की वजह से IMF ने हमें 4.2 अरब डॉलर नकद ऑलरेडी दे दिए हैं उस कर्जे से हट के। फिर हमने ये देखा कि G20 ने जो हमारे कर्जे थे वो उन्होंने कहा मोहलत दे दिया कि अभी फिलहाल आप अदा ना करें। अब ये सऊदी अरब को 4.2 अरब डॉलर का एक पैकेज मिल गया। तो ये तो इसका मतलब ये कि हम डॉक्टर साहब आप ये जो कह रहे हैं कि जो हमें मोहलत मिली है, इस मोहलत से कैसे फायदा उठाया जा सकता है और ये कितने अरसे की मोहलत है? यानी अगर इससे हमने इसकी रोशनी में कोई जरूरी इकदाम ना किए तो क्या इसका इम्पैक्ट खत्म भी हो सकता है आने वाले दिनों में? मोहलत से मुराद ये बड़ी देखिए है हमारा जो तिजारती खसारा है वो 3.5 अरब डॉलर महीना है जी। और आपने देखा कि अभी जो हमारे 3 महीने जो गुजरे हैं उसमें 11.7 अरब डॉलर की तिजारती खसारा हुआ, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से दुगने से ज्यादा है। और अगर खुदा न खास्ता ये रफ्तार बरकरार रहती है तो हमारा तिजारती खसारा उस हद पे जा रहा है जो 2018 में था जब बुरान की कैफियत है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारा जो जारी हिसाबात का खसारा है ये 3.7 अरब डॉलर हुआ है, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत में सरप्लस था। इस मुद्दत से अगर यही रफ्तार रहती थी तो फिर खुदा न खास्ता हम 2018 में की सतह पर पहुंच रहे हैं। तो मोहलत ये इसलिए मिली है कि आप हमें मौका मिला है कि इमरान खान साहब ने जो कौम से वायदे किए थे जो पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बहुत जरूरी थे, उसमें से 10 नुकाते थी। अगर उसमें से 2-3 कर लें, पहला जो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें, तवानाई के शोबे में कहा था कि उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट पैदा हो रहा है। आपने देखा कि 3 सालों में 1153 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हमारा हो गया, जबकि इससे पहले 5 सालों में जो था वो 1123 अरब था। अब उसको भी दूर करना है, वरना बिजली के नर्ख बहरहाल हमें बढ़ाने पड़ेंगे। कई 100 अरब रुपए के नए टैक्स बहरहाल लगाए जाएंगे, आप देखिएगा। तो और शरह सूद हमारी बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब खुद निसारी से तो दूर हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत में जो सकत है, तो अगर हम जो इन्हिसार बढ़ा रहे हैं रेमिटेंसेस पर और एक्सपोर्ट पर नहीं बढ़ा रहे, ये जरा सी मेरे हिसाब से परेशान कुन है